and we're going to go on with the lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, make sure you guys do your charity for every class that I'm teaching today from the first day. Okay, let's go on. अच्छा, जो हमने कल पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि डिफ्यूज पेरेन्काइमल डिजीज को हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज भी कहते हैं, है ना। अब इसमें क्या होता है डिफ्यूज पेरेन्काइमल क्या कहते हैं डिजीज में कि आपके एवियर लुमेन और पल्मोनरी इंस्टीट्यूशन के अंदर बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाता है, फाइब्रोसिस होता है, इसके अंदर फिजिकल साइंस, पीएफटीज और रेडियोलॉजिकल चेंजेस आमतौर पे सेम आती हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कंपैरिजन, मैंने ये स्लाइड वापस से कही ताकि हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर सकें। जो आपके पास न्यूमोकोनियोसिस वाले पेशेंट आते हैं उनके अंदर आपको एक्सर्शन डिस्निया नजर आएगा और नॉन प्रोडक्टिव का फील होगी। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में कोर्स ट्रैकर्स मिल सकते हैं, साइंस ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन मिल सकते हैं, क्लबिंग हो सकती है बट नॉट ऑलवेज सेम चीज। अब चेस्ट एक्सरे है वो आपका आईएलडीज और न्यूमोकोनियोसिस में थोड़ा सा फर्क होगा, मतलब कि डिफरेंट डीपीएलडी की ही वो टाइप है, लेकिन जो आईपीएफ का चेस्ट एक्सरे है और एचआरसीटी है वो न्यूमोकोनियोसिस के एचआरसीटी से थोड़ा डिफरेंट होगा। और तीसरा पीएफटीज में आपको सिमिलर रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न मिलेगा इन ऑल द न्यूमोकोनियोसिस दैट यू आर गोइंग टू रीड टुडे। ठीक है, अब जहां पे फर्क आता है ना, व्हेन यू कंपेयर इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस या सार्कोइडोसिस विद ऑल द न्यूमोकोनियोसिस, तो उनके चेस्ट एक्सरे के पैटर्न में फर्क आएगा और दूसरा जिस चीज में फर्क आएगा वो उनकी हिस्ट्री में फर्क आएगा। तो इन चीजों के बेसिस पे यू डिफरेंशिएट एंड देन यू डिसाइड कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, लेट्स गो आगे। ये वाला मैंने कल कराया था, ऑब्स्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के बीच में डिफरेंस कराया था। सबको ये स्लाइड समझ आई थी? बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस बिफोर वी गो आगे। अगर समझ नहीं आई थी तो इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ ले, अगर समझ आ गई थी तो से यस। ठीक है, ठीक है, जबरदस्त, परफेक्ट। तो सबको ज्यादातर बेसिकली समझ आ गई थी ये। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप, अगर नहीं है तो वी आर गोना गो ऑन विद दिस। आई थिंक हमें चलना चाहिए आगे। अब जो न्यूमोकोनियोसिस है ना, आज की स्लाइड, इसलिए आज का जो लेक्चर है ना इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज आज के हम काफी सारे पास्ट एमसीक्यूज करेंगे और बहुत सारा हम कवर करेंगे जो आपकी चीजें बेसिकली रेस्पिरेटरी में पास्ट एमसीक्यूज में आती हैं। अब न्यूमोकोनियोसिस में कौन कौन से आते हैं? कोल वर्कस निमोनिया आ जाएगा, हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस आ जाएगा, सिलिकोसिस आ जाएगा, बेरिलियोसिस आ जाएगा, एस्बेस्टोसिस आ जाएगा। ये बेसिकली जो डिजीजेस है ना ये आपकी न्यूमोकोनियोसिस में आएंगी मोस्ट ऑफ द टाइम, मेजरली। सही है। अब जो डिजीजेस आपकी नहीं आती पेपर में वो है हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। अब हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस लिखा हुआ डेविडसन में काफी बड़ा सारा है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, मगर आई डोंट थिंक के आपको इसको टेस्ट करेंगे। लेकिन अगर इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस के अंदर, वो ये पता होनी चाहिए कि बॉडी में एंटीजन की वजह से एंटीबॉडीज बन जाती हैं, बेसिकली पिजन्स वगैरह की वजह से होता है। फार्मर्स वगैरह में ज्यादा नजर आएगा क्योंकि वो हाइपर सेंसिटिव होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिजन बर्ड ड्रॉपिंग्स की वजह से। ठीक है, तो इसमें बस ये फर्क आपको नजर आएगा कि एक्सपोजर होगा इकोफेंटिंग एंटीजन के साथ, साथ में एक पॉजिटिव प्रेसिपिटेटिंग एंटीबॉडी मिल जाएगी आपको बॉडी के अंदर। ठीक है, रिकरेंट सिम्टम्स होंगे, एस्पिरेटरी क्रैकल्स होंगे और साथ में सिम्टम्स 4 से 8 घंटे बाद होगा। मतलब ये बहुत ज्यादा अक्यूट होता है हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, क्योंकि ये सडनली होता है, एकदम से एक्सपोजर होता है। 4 से 8 घंटे की हिस्ट्री मिलेगी आपको पेशेंट के अंदर हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस के। ठीक है, तो ये बस थोड़ी सी चीजें फर्क है इसके अंदर जो हमने डिटेल में पढ़ने हैं, क्योंकि ये आमतौर पे आता नहीं है तो मैं इसकी डिटेल पढ़ा नहीं रहा और ना आपको पढ़ने की जरूरत है। कोल वर्कस निमोनिया, सिलिकोसिस, बेरिलियोसिस और एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस और एस्बेस्टोस रिलेटेड डिजीजेस, these are very important, they're going to test you again and again on these। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एस्बेस्टोस रिलेटेड डिजीजेस। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एस्बेस्टोसिस नहीं होती, बहुत सारी डिजीज होती है, we're going to discuss them। तो लेट्स गो ऑन। अब यहाँ पे क्या याद रखना है तुम लोगों ने, बाकी सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ ये याद रखो जो चीजें हाईलाइटेड है पिंक में और ब्लू में। कोल डस्ट, बेरिलियम और सिलिका अपर लोब को अफेक्ट करती हैं। ये याद रखना है कि अपर लोब को कौन सा अफेक्ट करता है और लोअर लोब को कौन सा अफेक्ट करता है। वाइल ऑन द अदर हैंड एस्बेस्टोस लोअर लोब को करता है अफेक्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि ये लोग आपसे ऑक्यूपेशन जब आपको विनियट देंगे ना और जब क्वेश्चन आएगा तो बेसिकली उसमें ये ऑक्यूपेशन बंदे की एक्सप्लेन करेंगे कि उसका एक्सपोजर किस चीज को था। क्वेश्चन में दूसरी चीज क्या होगी
कि चेस्ट एक्सरे में क्या फाइंडिंग्स थी और कौन सा लोब बेसिकली इन्वॉल्व था। क्वेश्चन में इस तरह दिया हुआ होगा। और तीसरा ये होगा कि उसकी एज क्या थी, वही जो नॉर्मल बातें होती है, और पीएफटी का रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न दिया हुआ होगा। बस ये 4-5 चीजें होंगी आपके क्वेश्चन में, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा वाला न्यूमोकोनियोसिस है इसको। सही है। तो अभी इस वक्त इस जगह पे जो याद करने वाली बात है वो ये है कि कोल डस्ट, बेरिलियम और सिलिका जो है वो अपर लोब को अफेक्ट करती है और एस्बेस्टोस लोअर लोब को अफेक्ट करती है। ठीक है। बाकी डिटेल्स जो इनकी ना वो हम आगे पढ़ते हैं। सही है। एवरीवन ऑन बोर्ड? यहाँ तक सबको समझ आ गई है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। इफ यू अंडरस्टैंड से यस। अक्सा और आमना, आप दोनों को समझ आ रही है? अक्सा मुकद्दस एंड आमना मुश्ताक। इकरा तारिक, आपको समझ आ रही है? माहम माहम फातिमा, आपको समझ आ रही है? मलिहा आसिम, रमीशा नसीर, सलमा, स्टे एट होम एंड पीस, आपको समझ आ रही है? ठीक है, परफेक्टली फाइन, वेल डन। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब जो याद करने वाली बात है सिर्फ वो याद करनी है, आगे अभी नहीं जाना मुश्किलात में। सही है। अब ये बना हुआ है आपकी डेविडसन के अंदर। ठीक है। अब डेविडसन में इसमें से आपने क्या क्या चीजें याद करनी है? ठीक है। इसमें से व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज, you have to remember three things कि इनकी occupation क्या है, because most of the time they're going to test you what's written in Davidson। तो इनकी occupation आप इस टेबल से याद कर लो कि coal workers वाला coal mining वाले में आएगा, asbestos वाला demolition, ship breaking, manufacturing of fireproof insulating material, pipe, boiler lacking इसमें आएगा। बेरिलियम वाला याद रखना स्पेस इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड होता है, एटॉमिक एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और बायोमेडिकल इंडस्ट्री, ये इनके अंदर आता है बेरिलियम वाला। सो बेरिलियम, कोल डस्ट, सिलिका और क्या कहते हैं जो एस्बेस्टोस है, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम दिस टेबल इज कि आयरन ऑक्साइड सिडरोसिस कराता है और टिन ऑक्साइड स्टेनोसिस कराता है। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना इसमें याद। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। जो चीज मिसिंग थी ना विच कम्स इन योर क्वेश्चंस के अपर लोब था लोअर लोब था, वो मैंने ऊपर कवर करा दी बिकॉज दिस इज नॉट रिटन इन योर डेविडसन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं हम कोल वर्कर्स निमोनिया के अंदर। अब यहाँ पर मैंने ना स्पेसिफिकली तुम लोगों के लिए मैंने एक्सरेज रखे सिर्फ इसलिए हैं ताकि हम इन एक्सरेज को डिस्कस करके ना एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकें। ठीक है, वरना तुमसे कोई पूछेगा नहीं कि ये एक्सरे किस चीज का है। यू हैव टू रिमेंबर दिस कि नो वन इज गोइंग टू आस्क यू एवर कि एक्सरे है तो बताओ कौन सा न्यूमोकोनियोसिस है, कोई भी नहीं पूछेगा ये। ठीक है। अब कोल वर्कर्स निमोनिया क्यों होता है? इनहेलेशन ऑफ कोल डस्ट होगी, मैक्यूल्स बनेंगे और फाइब्रोटिक रिएक्शन होगा। अब इसमें दो चीजें होती हैं, सिंपल कोल वर्कर्स निमोनिया और प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस। जो सिंपल कोल वर्कर्स निमोनिया है ना, उसमें आपको चेस्ट एक्सरे में नोड्यूल्स तो नजर आएंगे, मगर जो आपको चीज नजर नहीं जो आपको चीज नजर नहीं आएगी दैट इज कि वो पेशेंट सिम्टोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, ना ही उसका इम्पेयर होगा लंग फंक्शन और ना ही कुछ उसका होगा कोई प्रॉब्लम, और जैसे एक्सपोजर खत्म हो जाएगा ना तो उसकी डिजीज भी वहीं पे रुक जाएगी। सिंपल कोल वर्कर्स निमोनिया SCWP की बात करें हम, नोड्यूल्स हैं बट पेशेंट एसिम्टोमेटिक है, उसे कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर पेशेंट को प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस हो जाता है तो उसके अंदर काफी सारे बड़े बड़े मैसेज बन जाएंगे बड़े, और वो भी अपर लोब में, जिनमें कैविटेशन भी हो सकती है। ठीक है। अब ये वाला पेशेंट है ना, इस वाले पेशेंट में क्या सिम्टम्स होंगे? इसको कफ होगी, ब्लैक स्पूटम होगा जिससे मेलेनोप्टिसिस कहते हैं, और साथ में इसको हिमोप्टिसिस भी हो सकता है। ठीक है। तो जो पैसिव जो मैसिव क्या कहते हैं प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस वाला पेशेंट है ना, बेसिकली वो सिम्टोमेटिक होता है। और कभी कभार इन पेशेंट के साथ ये भी मसला होता है कि इवन अगर हम इस पेशेंट का एक्सपोजर कम भी कर दें तो इसका रेट ऑफ डिजीज रिड्यूस तो हो जाएगा मगर वो जाता जाएगा, मतलब इट्स प्रोग्रेसिव and it's going to keep on continuing. Rate is going to reduce, the progression rate is going to reduce, मगर it's still going to go on. सिंपल कोल वर्कर्स निमोनिया के अंदर क्या होता है कि आप उसका एक्सपोजर रोक देते हो और वो वहीं पे रुक जाता है। ठीक है। अब जो इसके साथ एसोसिएटेड एक चीज है जो तुम लोगों ने याद रखनी है क्योंकि ये एमसीक्यूज में आ सकता है, दैट इज कैप्टन सिंड्रोम। कैप्टन सिंड्रोम तब होता है पेशेंट को जब कोएग्जिस्टेंस होती है रूमेटाइड आर्थराइटिस की और राउंडेड फाइब्रोटिक नोड्यूल्स की। ठीक है, जब ये दोनों चीजें होती हैं और एक कॉमन होता है कोल वर्कर्स निमोनिया के अंदर।
यार देखो जो नोड्यूल्स होंगे ना, जो सिंपल कोवर्कर्स निमोनिया, ये बेसिकली अपर लोब में ज्यादातर आपको नजर आएंगे हम ना। दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये बेसिकली ना प्रीडायलेक्शन हमेशा कोवर्कर्स निमोनिया की अपर लोब की तरफ ही होती है। सिंपल चाहे वो दूसरा वाला हो, क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव मैसिव हो, ये डेविडसन के अंदर लिखा नहीं है, लेकिन दिस इज हाउ इट एक्चुअली हैपेंस। सही है, यहाँ तक सबको समझ आ गई? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस स्लाइड? आई थिंक सब कुछ इजी था, तो मुझे नहीं लगता है किसी को कोई मसला होगा इसमें। अब इसका जो एक्सरे है ना, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस, कि एक्सरे में आपको बड़े बड़े गोल गोल नोड्यूल्स नजर आ रहे हैं, जिनकी प्री डायलेक्शन मेजरली अपर लोब्स में है, मेजरली अपर लोब्स में, लेकिन वो कभी कभार आ जाते हैं लोअर लोब्स में। अगर व्हेन दे आर गोइंग टू टेस्ट यू ना, दे आर ऑलवेज गोइंग टू टेल यू कि वो अपर लोब में है। ठीक है, तो अब देख लो कि यहाँ पे इसका अपर लोब, जो पेशेंट का जो राइट लंग है और जो हमें लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, उस राइट लंग के अंदर देखो ऊपर वाले एरिया में बहुत सारा बड़े बड़े नोड्यूल्स बने हुए हैं और बिल्कुल खत्म हुआ हुआ है अपर लोब। और जो इसके लेफ्ट वाला पेशेंट का एक्स लंग है और हमारा जो राइट बनता है देखने में, उसमें देखो थोड़े थोड़े बड़े बड़े किस्म के फाइब्रोटिक नोड्यूल्स हैं। देयर लाइक बिग इन साइज, देयर बिग इन साइज। ठीक है, अब उसका लंग बाहर निकालोगे तो बिल्कुल काला नजर आएगा, जो आपको बॉटम राइट डायग्राम में नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस एक्सरे को देख लो, भी हम आगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे कि बाकी से किस तरह डिफरेंट होता है। आगे चलते हैं, अब सिलिकोसिस की तरफ आ जाओ। अब सिलिकोसिस वाला जो पेशेंट है ना, 3 to 5 मिलीमीटर इसके छोटे नोड्यूल्स होंगे। सही है, मैं कहीं जाता हूँ यार, आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टेरेस, तो बाहर से लोग की आवाजें आ रही है, वी चेंज माय रूम राइट नाउ। अच्छा, तो इस वाले में क्या होगा कि पेशेंट का जो है ना, बेसिकली मल्टीपल वेल सर्कमस्क्राइब्ड, मतलब कि उनकी बाउंड्रीज सही होंगी, 3 to 5 मिलीमीटर के छोटे छोटे आपको नजर आएंगे नोड्यूल्स। ठीक है, आई थिंक एवरीवन कैन सी दिस ऑन द एक्सरे, कि आपको बहुत इजीली नजर आ रहा है ये सब कुछ होते हुए। 3 to 5 मिलीमीटर के नोड्यूल्स नजर आएंगे आपको, बहुत छोटे छोटे, जैसे कि डस्ट पड़ी हुई है लंग्स के अंदर। बेसिकली मिड और अपर जोन में होता है। अब इसका जो बजवर्ड है ना सिलिकोसिस का, वो याद रखना कि है एक्शेल पैटर्न ऑफ क्लासिफिकेशन। जहां पे एक्शेल पैटर्न ऑफ क्लासिफिकेशन आएगा, यू हैव टू, और न्यूमोकोनियोसिस की हिस्ट्री है, तो यू शुड गो टुवर्ड्स सिलिकोसिस। अभी ऐसी डिजीज है जिसके अंदर रिस्क ऑफ टीबी, लंग कैंसर और सीओपीडी इंक्रीज करता है। तो अगर टीबी की हिस्ट्री अगर पेशेंट दे रहा है और कह रहा है कि न्यूमोकोनियोसिस था, है इसको, तो यू शुड गो टुवर्ड्स सिलिकोसिस। दिस इज द पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन अगर समझ आ गई तो से यस। अमीन तुम्हें समझ आई है? जरफशा तुम्हें समझ आई है? उस्मा कयूम तुमको समझ आई है? आई वांट यू टू टाइप यस। मुनज़्ज़ा कलीम आपको समझ आई है? मिशाल दाऊद इज हियर विद अस, आपको समझ आई है? कोई मसला तो नहीं है? आई एम वेटिंग फॉर मिशाल दाऊद टू राइट कि उसको समझ आ गई है। मिशाल आपको समझ आई है? आप मुझे बता दें। आई थिंक शी, ठीक है, थैंक यू, मैंने मिस कर दिया होगा, सॉरी। चलो आगे चलते हैं हम। नाउ वी नीड टू गो ऑन, इससे आगे चलते हैं अब। सही है, फातिमा दिल भी आ गई है, गुड। लेट्स सी, अब बेरिलियोसिस में क्या सीन है। बेरिलियोसिस का हमने क्या डिस्कस किया था कल, एक क्वेश्चन क्या था और वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, सॉरी, बिफोर वी गो ऑन, उसका दोनों के डिफरेंशिएट कर लो। एक्सरेज कोलवर्कस निमोनिया में देखो बड़े फाइब्रोटिक नोड्यूल्स नजर आ रहे हैं आपको, और जो ये सिलिकोसिस है इसके अंदर आपको, कोलवर्कस पहले देख लो, बड़े बड़े फाइब्रोटिक नोड्यूल्स नजर आ रहे हैं, और सिलिकोसिस में छोटे छोटे आपको वेल सर्कमस्क्राइब्ड 3 to 5 मिलीमीटर के नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बेरिलियोसिस के अंदर। अब बेरिलियोसिस का ये याद रखना है कि एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ कोरिलेशन होगा, फाइब्रोसिस इसमें कॉमन होता है, टेलीकम्युनिकेशन, बायोमेडिकल, इस तरह की हिस्ट्री देंगे वो आपको विनियट के अंदर। ठीक है, सार्कोइड लाइक अपीयरेंस होगी, तो हेंस रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स आर सिमिलर टू सार्कोइडोसिस। ये याद रखना, सार्कोइडोसिस ये पास्ट यूएचएस क्वेश्चन है, ये हमने कल भी किया था, और सार्कोइडोसिस के साथ बेरिलियोसिस की पिक्चर मिलती है। सही है, फाइब्रोसिस कॉमन होता है, और इसमें अब इसके एक्सरे में देखो, जो इस पेशेंट का जो राइट वाला जो पेशेंट का लोब है, जो हमें लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, उसमें देखो उसके अपर लोब के अंदर पूरा एक सार्कोइड बने हुए, दो सार्कोइड बने हुए जुड़े हुए साथ, एंड देयर लाइक बीच में बिल्कुल कैविटेशन बनी हुई है। ठीक है, दिस कॉल्ड अ सार्कोइड लाइक अपीयरेंस, सार्कोइडोसिस में भी इस तरह की नजर आती है। ठीक है, तो अब यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन, ये देखो कोल वर्कर्स निमोनिया का एक्सरे इस तरह का है। ठीक है, ये आपका सिलिकोसिस का एक्सरे आ गया, डिफरेंट है। अब देखो सार्कोइड वाली अपीयरेंस बेरिलियोसिस का बिल्कुल डिफरेंट है।
तो ये एक्सरे कोई पूछेगा नहीं, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि इनकी रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स थोड़ी डिफरेंट होती हैं हर किसी की। हिस्ट्री, रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, एक्सपोजर, इन चीजों के ऊपर आप डिफरेंशिएट करोगे इन सब डिजीजेस को। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो ऑर्गेनिक डस्ट में से हो जाती हैं, मैंने थोड़ी सी इनकी एग्जांपल डाल दी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर इसके फार्मर्स लंग्स जो होते हैं वो मोल्डी है, स्ट्रॉ और ग्रेन की वजह से होता है। बिसेनोसिस आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है, कॉटन, फ्लैक्स और हेम्प से। बाकी आपको इसमें सिर्फ याद करने की जरूरत नहीं है। बिसेनोसिस, बेगोसोसिस और फार्मर्स तक आ सकता है एमसीक्यूज में, लेकिन आया नहीं आज तक। आमतौर पर वो यही 4 देते हैं या एस्बेस्टोसिस देते हैं, ये 3 देते हैं, एस्बेस्टोसिस देते हैं, जिसमें कोल वर्कर, सिलिकोसिस, बेरिलियोसिस और एस्बेस्टोस आता है। ठीक है, इसमें से सिर्फ 2 चीजें पढ़नी है। आई थिंक वी हैव एवरीवन ऑन बोर्ड टिल नाउ। किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे प्रॉब्ली। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। लेट्स गो। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो एस्बेस्टोसिस है। ठीक है, एस्बेस्टोसिस, यहाँ पे एस्बेस्टोसिस ना लिखो, आई एम गोइंग टू चेंज दिस अ बिट। हम इसको कर देंगे एस्बेस्टोस रिलेटेड डिजीजेस। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एस्बेस्टोसिस नहीं होता, और भी किस्म की डिजीज होती हैं। आई लेफ्ट दिस ताकि मैं इसको चेंज करूंगा तो ड्रामेटिकली तुम लोगों के दिमाग में जाएगा कि इसने चेंज किया था, तो इसका मतलब है कि कोई फर्क जरूर है। ठीक है, तो एस्बेस्टोस रिलेटेड डिजीजेस पढ़ेंगे हम, सिर्फ एस्बेस्टोसिस नहीं पढ़ेंगे, एस्बेस्टोस रिलेटेड डिजीज पढ़ेंगे। अब इसमें क्या क्या आती हैं एस्बेस्टोसिस में? सबसे पहले जो आपको चीज नजर आएगी वो है बेसिकली प्लूरल प्लेक्स। बिफोर आई गो ऑन, आई एम गोइंग टू टेल यू कि प्लूरल प्लेक्स नजर किस तरह की आती हैं। ये जो प्लूरल प्लेक्स है ना, ये बेसिकली आपको ना पैराइटल प्लूरा पे बनी हुई नजर आती है, और ये ना बेसिकली मैनिफेस्टेशन होती है जब पास्ट एक्सपोजर होता है एस्बेस्टोसिस का। जो चेस्ट वॉल के साथ जो प्लूरा अटैच है ना, पैराइटल प्लूरा, उसको हम उसके ऊपर जब प्लेक्स बनते हैं ना और वो कैल्सिफाई हो जाते हैं तो हम उनको प्लूरल प्लेक्स कहते हैं, और जो एस्बेस्टोस की वजह से बनते हैं। सीटी स्कैन में देखो दोनों एरोज नजर आ रहे हैं, इस तरह के प्लूरल प्लेक्स होते हैं। ये देखो प्लूरा से हट के बने हुए हैं, जो बोन्स हैं उनके आगे बने हुए हैं। ये जो रिब्स, ये जो व्हाइट व्हाइट आ रहे हैं ना सर्कल में, ये सारे रिब्स भी हैं साथ में। ठीक है, लेकिन इनसे जो हट के आगे की तरफ बने ना, दीज आर बेसिकली प्लूरल प्लेक्स। अब मैं तुम्हें इसलिए ये चीजें दिखा रहा हूँ, ये कोई पूछेगा नहीं, ताकि तुम लोग को याद रहे कि प्लूरल प्लेक्स एक फर्क चीज होती है, और बाकी एस्बेस्टोसिस और डिफ्यूज थिकनिंग वगैरह जो इसके सारे फीचर्स हैं वो एक दूसरे से फर्क होते हैं, वरना तुम लोग को याद नहीं होगी ये चीज, इसलिए मैं तुम लोग को ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि प्लूरल प्लेक चेस्ट वॉल के साथ बन जाएगा पेशेंट के। ठीक है, अभी एक और जो चीज है ये कवर करता है, यहाँ पे मेरी बात गौर से सुनो, कि प्लूरल प्लेक्स डायाफ्राम पे भी बन जाएंगी, जैसे चेस्ट एक्सरे के अंदर बना हुआ है। पेशेंट का राइट साइड ऑफ द चेस्ट देखो, अपना जो आपको देखने में लेफ्ट बन रहा है, जहां पे मेरा एरो है, यहाँ पे थोड़ा सा बम्प नजर आ रहा है, ये बेसिकली डायफ्रामेटिक प्लूरल प्लेक बना हुआ है इसको। यू कैन सी माई एरो, जहां पे मेरा कर्सर है, ये डायफ्रामेटिक प्लूरल प्लेक है। इसी तरह पेरिकार्डियम पे भी बन सकता है और मीडियास्टिनम पे भी बन सकता है। तो प्लूरल प्लेक्स आपके सिर्फ और सिर्फ पैराइटल प्लूरा पे नहीं होते, ये आपके जाएंगे डायफ्राम पे भी, पेरिकार्डियम पे भी और मीडियास्टिनम पे भी। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया कि प्लूरल प्लेक्स किस तरह के होते हैं? ये एस्बेस्टोस की एक इंडिकेशन है, मतलब कि मैनिफेस्टेशन है जो पेशेंट में होगी। अगर नहीं समझ आए तो कोई क्वेश्चन पूछ लो, अगर एक्सरे समझ नहीं आए तो पूछ लो, इट्स कंप्लीटली ऑलराइट। अगर कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लो, बिकॉज वी नीड यू टू अंडरस्टैंड, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल द थिंग्स। ठीक है, तो ये प्लूरल प्लेक्स हैं, इनको याद रखना कि किस तरह बनते हैं। अमीन को आगे समझ गुड, बिस्मा इज गुड, हमना, फातिमा अहमद, शाबाश। लेट्स गो ऑन। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आता है अक्यूट बिनाइन एस्बेस्टोस प्लूरेसी। इसमें पेशेंट को माइल्ड फीवर होगा, प्लूरल पेन होगा जिसे हम प्लूरेसी कहते हैं, और साथ में सिस्टेमिक डिस्टर्बेंस होगी। इसकी कोई एक्सरे फाइंडिंग्स कोई खास फर्क नहीं होती, लेकिन पेशेंट सिम्टोमेटिक हो जाता है और ये सारे सिम्टम्स उसमें आ रहे होंगे। सही है, तो ये बेसिकली इसमें फर्क है। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि ना जब रिपीटेड एपिसोड्स इस चीज की होती है ना, अक्यूट बिनाइन एस्बेस्टोस प्लूरेसी की, तब मेजरली क्या होता है कि पेशेंट की जो प्लूरा है वो थिकन होना शुरू हो जाती है, वो मोटी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो बार बार इन्फ्लेम हो रही है। और बार बार इन्फ्लेम होने की वजह से क्या होता है कि वहां पे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स इकट्ठे होते हैं, जिसकी वजह से उसकी थिकनिंग स्टार्ट हो जाती है। और इसको, दिस इज अ मैनिफेस्टेशन एंड अ कॉज ऑफ प्लूरल थिकनिंग,
मतलब कि acute benign asbestos की वजह से हो सकती है, मगर it is completely different from this pathology. तो पहली पैथोलॉजी जो हमने पढ़ी थी वो थी प्लूरल प्लेक्स, दूसरी जो हमने पढ़ी हुई थी वो अक्यूट बिनाइन एस्बेस्टोस प्लूरेसी थी, जिसमें उसको माइल्ड फीवर, प्लूरेसी और सिस्टेमिक डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो गई हैं. अब हम उसकी तीसरी के ऊपर आएंगे और वो है डिफ्यूज प्लूरल थिकनिंग. ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, जो प्लूरल प्लेक्स थे वो पैराइटल प्लूरा पे बने थे. अब जो डिफ्यूज प्लूरल थिकनिंग है ना, वो बेसिकली विसरल प्लूरा की थिकनिंग हो रही है, और साथ में पेरेंकाइमा जो है ना उसके अंदर बैंड्स बन रहे हैं और राउंड एटेलेक्टेसिस हो रही है. राउंड एटेलेक्टेसिस का मतलब है कि एटेलेक्टेसिस बेसिकली आपके जो एल्वुलाई हैं वो कोलैप्स हो गए हैं. कोलैप्स होने की वजह से उनके अंदर कैल्सिफिकेशन होगी और वो गोल गोल नजर आएंगे आपको. अब हम देखते हैं कि हमें किस तरह नजर आ रहा है सीटी स्कैन और एक्सरे के ऊपर. अब जो लेफ्ट वाला है ना, दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल. ये वाला बिल्कुल नॉर्मल है. ठीक है, यहाँ पे देखो हड्डियां भी सही जा रही हैं इसकी और सारी चेस्ट वॉल के अंदर पड़ी हुई हैं. अब तुम ये देखो जहां पे मेरा एरो है, जो राइट वाला सीटी स्कैन है ना, यहाँ पे पेशेंट के लेफ्ट लंग के अंदर देखो एक्स्ट्रा कैल्सिफिकेशन हो गई है अराउंड द रिम ऑफ द प्लूरा. जहां पे इसकी विसरल पैराइटल प्लूरा पड़ी होगी ना, यहाँ पे विसरल प्लूरा बेसिकली पड़ी होगी और ये लंग बिल्कुल छोटा हुआ हुआ है इसका, और इसके रिम पे देखो ये सारा कैल्सिफाई हुआ हुआ है, जिसकी वजह से डिफ्यूज थिकनिंग करा देता है प्लूरा की. ठीक है, तो याद रखना तीनों चीजें डिफरेंट है. प्लूरल प्लेक्स, फिर प्लूरेसी वाला पॉइंट आ जाएगा, जो हमने किया था अक्यूट बिनाइन, जो प्लूरेसी थी अक्यूट बिनाइन एस्बेस्टोस प्लूरेसी, फिर आएगी डिफ्यूज प्लूरल थिकनिंग. ये तीनों चीजें डिफरेंट है और ये तीनों मैनिफेस्टेशन है एस्बेस्टोस रिलेटेड डिजीजेस की. एवरीवन ऑन बोर्ड, सबको समझ आ गई है? एनी क्वेश्चंस यहाँ तक? अगर सीटी स्कैन समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ लो. विशाल दाऊ से यस, अमीन ठीक है, says yes. मुबश्शिर आपको समझ आ रही है? मिनाहिल को समझ आ रही है? मोहम्मद हारिस खान आपको समझ आ रही है? मुबश्शिरा आपको समझ आ रही है? हानिया इजाज आपको समझ आ रही है? गुड क्वेश्चन नूर खालिद. अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे नजर आ रहे हैं राउंड एटेलेक्टेसिस. ये जो छोटे छोटे दाने बने हुए ना, कैल्सिफाइड गोले, जहाँ पे मेरा कर्सर है, दीज आर बेसिकली राउंड एटेलेक्टेसिस. इसके बायलैटरल राउंड एटेलेक्टेसिस है, और देखो इनकी क्वांटिटी इंक्रीज करके नॉर्मल एक्सरेज में भी हो जाते हैं कभी कभार राउंड एटेलेक्टेसिस, और कैल्सिफाई हुए भी होते हैं. वो तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस और वाइस से हट जाते हैं, मगर अगर ये ज्यादा हो जाए ना तो ये पैथोलॉजिकल हो जाते हैं. ये जो छोटे छोटे दाने नजर आ रहे हैं ना, ये राउंड एटेलेक्टेसिस ही नजर आ रहे हैं जहाँ पे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ. ठीक है, ये कोई पूछेगा नहीं तुम लोगों से, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कोई भी नहीं पूछेगा, मगर दिस इज टू गेट द कॉन्सेप्ट इन योर माइंड्स. ये कॉन्सेप्ट देने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट टू सी दीज इमेजेस, वरना समझ नहीं आएगी तुम लोगों को. ठीक है, कोई पूछेगा नहीं, डोंट वरी अबाउट इट. बस यू नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑल दीज डिजीजेस की डिफरेंट चीजें हैं. सही है. अब एस्बेस्टोसिस पे आ जाते हैं, जो एक्चुअली तुम लोग जिंदगी भर पढ़ते आए और तुम लोग को अब पता लगे कि और भी चीजें होती हैं एस्बेस्टोस से. असल में तो एस्बेस्टोसिस होती थी ना. अब एस्बेस्टोसिस कैसे डिफरेंट है कि इसके अंदर ना बहुत सेवरल ईयर्स का एक्सपोजर होगा, और ना साथ में लो लेवल और बाय स्टैंडर्ड किस्म का एक्सपोजर होगा, मतलब थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर है. ठीक है, आमतौर पे एक्सर्शन, ब्रेथलेसनेस, फाइन लेट इंस्पिरेटरी क्रैकर्स होंगे और लोअर जोन्स के ऊपर कवर होगा. ठीक है, क्या होगा कि फिंगर क्लबिंग होगी इसके अंदर. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तुम्हारे उसके अंदर आएगा, एमसीक्यू के अंदर आ जाता है. ठीक है, और साथ में क्या होता है कि जब आप इसकी बायोप्सी करोगे ना तो आपको ये नजर आ सकता है उसके अंदर भी. ठीक है, इसमें जो चीजें हैं कि जब आप उसका HRCT करोगे ना और साथ में उसकी हिस्ट्री लोगे तो दैट इज इनफ फॉर यू टू डायग्नोस. अब इसकी जो पिक्चर है ना तुम देख सकते हो, ये प्रोग्रेसिव इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस जैसी है, जैसे कि फाइब्रोसिस हो रहा है, क्योंकि बेसिकली फाइब्रोसिस ही हो रहा है, क्योंकि क्योंकि बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल लंग एक्सपोजर था, जिसकी वजह से वो फाइब्रोजिंग यूनिट्स बनना शुरू हो गए, वो पूरे लंग्स को कवर कर रहे हैं एज शोन इन द एक्सरे. ठीक है, लेकिन जो इसका प्रोग्नोसिस है ना वो IPF से थोड़ा बेहतर है. सही है, तो बस ये याद रखना, और इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है. वही सारी बातें हैं कि इसके अंदर पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी हो सकती है, राइट साइड हार्ट फेलियर भी हो सकता है, वही जो हमने पूरी डिस्कस की थी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के साथ, सारी एसोसिएट डिजीज हो जाएंगी. मैं वो सारी चीजें लिख नहीं रहा, दैट इज बिकॉज कि तुम लोगों से
यही पूछेंगे और इसी के ऊपर तुम पेशेंट को डायग्नोज करके अपना एमसीक्यू ठीक कर लोगे। ठीक है, जितनी तुम्हें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है मैं वही बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं बता रहा। आगे चलते हैं। अब मेसोथेलियोमा देखो कैसा है। मेसोथेलियोमा में क्या होगा कि इंक्रीजिंग ब्रेथलेसनेस होगी, चेस्ट पेन होगी पेशेंट को, प्लूरल फ्यूजन होगी पेशेंट को। मेसोथेलियोमा इज गोइंग टू गिव अ स्ट्रेच ऑन द प्लूरल पेन, और साथ में उसके अंदर सीरियस प्लूरल फ्यूजन शुरू हो जाएगी या एक्सुडेटिव प्लूरल फ्यूजन शुरू हो जाएगी बिकॉज कैंसर है। ठीक है, तो देखो इसके सिम्टम्स कंप्लीटली डिफरेंट है, प्लूरल फ्यूजन भी हो रही है और चेस्ट पेन भी हो रही है इसके अंदर। ठीक है, तो हमने बेसिकली 5 चीजें डिस्कस कर ली अभी तक। इसका एक्सरे देख लो कि पूरा का पूरा एक साइड बिल्कुल कवर्ड है लंग की, एक बहुत ही अजीब किस्म की लीजन की, जो बेसिकली मेसोथेलियोमा है आपका। सही है, द लेफ्ट साइड ऑफ द पेशेंट एंड द राइट साइड जो आपको नजर आ रही है जो हमें नजर आती है ना उसका ऑपोजिट होता है पेशेंट की। जैसे पेशेंट का इसमें लेफ्ट लंग है लेकिन हमें वो राइट पे नजर आ रहा है, तो रिमेंबर इट्स द लेफ्ट लंग ऑफ द पेशेंट। ठीक है, अब इसकी ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी करोगे, रेडियोथेरेपी करोगे और प्लूरोडोसिस करोगे। मुझे बताओ प्लूरोडोसिस क्यों करेंगे हम? कोई आंसर दे दे चैट बॉक्स में। एनीवन कैन आंसर के पेशेंट को प्लूरोडोसिस क्यों करेंगे? बिलावल का आंसर है प्लूरल फ्यूजन। वेरी गुड, वेरी इंप्रेसिव बिलावल, यू सेड द राइट थिंग। पेशेंट को जो प्लूरल फ्यूजन होती है उसको रोकने के लिए वी आर गोइंग टू गो फॉर प्लूरोडोसिस। इसके अंदर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी कराएंगे साथ में। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। आई एम गोइंग टू गो ओवर द स्लाइड्स अगेन वंस मोर। एस्बेस्टोस में क्या हुआ? प्लूरल प्लेक्स बने। पहला, इसमें बेसिकली हाइलिन फाइब्रोसिस हो रहा है, देख लो ये सारा कुछ क्लासिफिकेशन होगी। acute benign asbestos pleurisy हुई। नंबर 3, डिफ्यूज प्लूरल थिकनिंग हुई। नंबर 4, एस्बेस्टोसिस हुआ विच इज डिफरेंट। ठीक है, और नंबर 5, मेसोथेलियोमा हो गया। ठीक है, डिफरेंट। व्हाई इज द एक्सरे ऑन द लेफ्ट साइड सो वाइट? मेसोथेलियोमा में महा महमूद क्योंकि इसका कैंसर है ना, कैंसर पड़ा हुआ है और उसने पूरी जगह को ऑक्यूपाई किया हुआ है, टिश्यूज आपके बेसिकली नजर नहीं आते। कैंसर है ना, मेसोथेलियोमा है। ठीक है, अब सारे मेंटी पे जाओ और इस क्वेश्चन का आंसर करो। 412970 is the code. 412970 is the code. स्मोकिंग एक्सपोजर भी मेंशन कर दे। स्टे एट होम, आप स्मोकिंग एक्सपोजर के बारे में क्या बताना चाह रहे हो? आप यहाँ पे मुझे बता दो किस चीज के बारे में मेंशन करना है। बट एवर इट इज के बारे में आप लिख दो, मैं उसके मुताबिक मेंशन कर दूंगा। स्टे एट होम एक बात कह रहा है कि स्टे एट होम कह रहा है कि स्मोकिंग इंक्रीजेस रिस्क ऑफ कैंसर इन एस्बेस्टोसिस नॉट इन अदर डिजीजेस ऑफ न्यूमोकोनियोसिस। इस बारे में मुझे इतना ऑनेस्टली नहीं पता, तो आई वोंट कमेंट ऑन दिस क्योंकि मैंने कहीं बात पढ़ी नहीं है। लेकिन अगर किसी को ये बात ठीक लगती है तो इसको एंडोर्स कर ले, एंड दिस इज अ पॉइंट फॉर यू टू डिस्कस एंड पॉइंट फॉर यू टू क्या कहते हैं पॉन्डर योर सेल्फ ऑन राव, कि आप लोगों ने फाइंड करना है कि वेदर स्मोकिंग इंक्रीज करती है रिस्क ऑफ एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस में कैंसर का कि नहीं। बिकॉज जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है रिसेंटली, क्योंकि मुझे भी चीज़ें याद नहीं है, मैंने भी 6 महीने पहले इतने से पहले प्रॉफ दिया था, तो ये ना एक दफ़ा देख लेना, रिवाइज कर लेना। ठीक है, वी हैव 36 एंट्रीज सो फार विच इज गुड इनफ। हम्म, चलो स्क्रीन शेयर करते हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू। मरियम कह रही है इट्स रिटन इन स्टेप अप। गुड, मैंने स्टेप अप आज तक यूज नहीं की न्यूमेकोनियोसिस के लिए, मैंने बेसिकली कैप्टन और ये यूज की है। तो इफ इट्स रिटन तो दैट्स परफेक्टली फाइन कि स्मोकिंग रिस्क इंक्रीज करती है। ठीक है,
तो दैट्स गुड कि तुमने ये ऐड कर दिया। थैंक यू, स्टे एट होम, थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन। हम आगे देखते हैं। अब देखें जी आपने क्या आंसर किया है। 45-year-old माइनर है जिसको टीबी हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डस्ट इंक्रीजेस चांस? सिलिका। कोल क्यों किया है और एस्बेस्टोस क्यों किया है? आई डोंट नो। ठीक है, कोल, अगर आप, मुझे पता है, मुझे यही शक था कि लोग माइनर देखेंगे और सीधा कहेंगे कि कोल डस्ट पे जाते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं होता ना, दैट इज द प्रॉब्लम। माइनिंग तो कॉरिंग भी माइनिंग ही होती है टॉप, और वो आप बेसिकली उसकी वजह से सिलिका का एक्सपोजर बढ़ता है। तो रिमेंबर दिस कि जब भी टीबी की बात होती है, और बेशक माइनर हो चाहे किसी चीज का भी ज्यादा एक्सपोजर होता है, तो इट्स बेसिकली रिलेटेड टू, क्या कहते हैं, अपनी सिलिका से। तो ये आपका पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है, ये रिपीट में वहीं से छापा मार के आपको लेके आया हूँ। अगर ये जिसने गलत किया है ना 9 बंदों ने, ये वही 9 बंदे जिन्होंने पहले गलत किया होगा प्रॉब्ली। इन 9 बंदों को मैं कह रहा हूँ कि प्लीज किताबें खोल लो, खुदा का खौफ करो, किताबें खोल लो। मेंटी पे जाएं। अभी मैं स्लाइड चेंज करूंगा मेंटी की, तो आपको नोटिफिकेशन आएगा कि योर एडमिनिस्ट्रेटर हैज चेंज योर स्लाइड। तो इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप ये वाला कोड डालें मेंटी का, और आपको ये क्वेश्चन पिक और मिलेगा। आप गो टू दैट, गो एंड डू दैट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आई डोंट थिंक ये मैं तुम्हें टेस्ट करने के लिए डाला क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन फॉर यू टू टेस्ट। ये क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए ही मैंने डाला है, ताकि इसका हम आंसर बेसिकली डिस्कस कर सकें, जो इसका एक्चुअल आंसर है। 30 लोगों ने आंसर कर दिया है। आई नीड 5 मोर पीपल टू आंसर, ताकि वी कैन गो ऑन। कुछ भी इंटरनेट से सर्च करने की जरूरत नहीं है प्लीज। आगे 32 ने कर दिया, वी जस्ट गोना गो ऑन। ठीक है, आई एम गोना गो ऑन विद दिस। मैं न्यूज शेयर देता हूँ आपको, देख लें। आप लोगों ने ये आंसर किया है, सबने कहा है कि सारे के सारे पेशेंट्स में भी होगा एक्सपोजर, तो मेसोथेलियमा होगा, मैलिग्नेंट मेसोथेलियमा होगा। दैट इज रॉन्ग। सब में जरूरी नहीं है कि आपको मैलिग्नेंट मेसोथेलियमा के अंदर आपको एक्सपोजर मिले एस्बेस्टोस का। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें एस्बेस्टोस का प्रेशर नहीं भी होता है। द राइट आंसर वाज अकॉर्डिंग टू द की, एंड राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू टेल यू द आंसर। आई एम नॉट गोइंग टू कंसिडर दिस क्वेश्चन। 60% लोगों में होता है एस्बेस्टोस का एक्सपोजर। ये यूएचएस की में लिखा हुआ है। रॉबिन्स के अंदर लिखा था 50% लास्ट ईयर, लेकिन जो यूएचएस की जो की है, विच इज वेरी वियर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, उसमें लिखा है 60%। ठीक है, तो 60% पेशेंट्स याद रखना, उनके अंदर बेसिकली मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा के जो पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर एक्सपोजर होता है एस्बेस्टोस का, बाकी 40% में नहीं मिलता आपको। ठीक है, तो ये बात है। आई एम गोइंग टू स्टॉप द शेयर राइट नाउ, एंड आई एम गोइंग टू चेंज योर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी, तो अब बेसिकली आ जाए एक और क्वेश्चन के ऊपर। जाएं मेंटी पे और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें प्लीज। 412970। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। ये भी आपका पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है, ये आपके पास्ट पेपर्स में आया हुआ है। इसको सॉल्व करें। हम्म, 14 एंट्रीज हो गई हैं, और करते जाएं, शाबाश।
32 entries हो गया. I think we are good to go and we're going to share this right now. To put on a new share. इसका आंसर मेजॉरिटी ने ठीक किया है. इसका आंसर एम्फाइसीमा ही है. ठीक है. आपके एस्बेस्टोसिस में कभी भी एम्फाइसीमा नहीं आता. स्पिंडल शेप्ड ओपेसिटीज आ सकती हैं, फाइब्रस प्लूरल थिकनिंग आ सकती है, कैसिफिक प्लूरल प्लेक्स आ सकते हैं, डिफ्यूज परमेनियन इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस आ सकता है. ठीक है. एस्बेस्टोसिस के अंदर ये सब कुछ हो सकता है. सो एम्फाइसीमा इज द करेक्ट आंसर जो आप लोगों ने मेजॉरिटी ने दिया है. एंड आई एम इम्प्रेस्ड एंड दिस इज वेरी गुड ऑफ यू गाइस. ठीक है. अब हम जाते हैं न्यू शेयर पे. जाएं वापस. अब आप इस वाले कोड पे जाएं और इस क्वेश्चन का आंसर दें. ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है. अगर गलत होता है तो कुछ नहीं होता. नया कोड है 3916 391690. 391690. इस क्वेश्चन का आंसर दें. ये भी आपका पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है. करते जाएं, करते जाएं. 7 लोगों ने आंसर दे दिया है. ऑनेस्टी से आंसर देते जाएं. शाबाश. I'm going to be right back in 1 minute. मोबाइल लेके आता हूं मैं अपना. ठीक है. तो 26 लोगों ने आंसर किया है. आई नीड 30 एट लीस्ट ताकि हम जा सकें इसके अंदर आगे. ठीक है. परफेक्ट. अब नाउ हम शेयर करते हैं स्क्रीन को आपके साथ. थोड़ा सा ये नजर नहीं आ रहा. आई एम सॉरी. ये क्वेश्चन थोड़े लंबे थे मगर इसका आंसर जो है जिन्होंने ए बी और डी किया है उनके लिए तो बहुत बैड न्यूज है. आई विल बी ऑनेस्ट विद यू. वेरी बैड न्यूज फॉर यू गाइस. जिन्होंने सी और ई किया है इट्स स्टिल गुड न्यूज क्योंकि सी के अंदर काफी सारे जो सारे फीचर्स हैं वो एस्बेस्टोसिस वाले हैं मगर यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन. तो जिसमें ई पार्ट है ना कि क्लबिंग होगी, प्रीडोमिनेंट लोअर लंग जोन फाइब्रोसिस होगा, प्लूरल प्लेक्स होंगे और डायफ्रामेटिक कैल्सिफिकेशंस होंगी. दिस वाज द आंसर जो मेजॉरिटी ने ठीक किया है व्हिच इज अराउंड 77% ने इसको ठीक किया है और इसका आंसर ई है. जिन ने ठीक किया है वेरी गुड. अगर आपने सी भी कर दिया है तो इट्स ऑलराइट. दिस इज अ वेरी टफ क्वेश्चन. इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन. तो इट्स कंप्लीटली ओके इफ यू स्टिल डन इट. ठीक है. तो अब हम चाहते हैं चेंज करते हैं अगली स्लाइड एंड वी आर गोइंग टू गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है. चलो भाई आगे चलें. अब ऑक्यूपेशनल लंग कैंसर्स. मैंने लंग कैंसर्स आपने बेसिकली सबने खुद पढ़ने हैं. आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू बिकॉज वो पैथोलॉजी वाली बातें हैं सारी. देयर इज नथिंग न्यू इन इट. सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर यहाँ पर जो चीजें तुम लोगों को याद रखनी है दैट इज नंबर 1 कि एस्बेस्टोस कराता है लंग कैंसर, आर्सेनिक कराता है और साथ में निकल कराता है. ठीक है. और जो निकल है वो बेसिकली स्क्वेमस सेल कराएगा. ठीक है. और जो क्या कहते हैं रेडिएशन है वो ओट सेल जो स्मॉल सेल कार्सिनोमा होता है वो कराता है. ठीक है. तो बस ये चीज याद रखो कि रेडिएशन की वजह से
स्मॉल सेल कार्सिनोमा हो सकता है, और क्या कहते हैं निकल की वजह से स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो सकता है। सिर्फ ये बातें याद रखनी है, बाकी आई डोंट थिंक कि तुम लोग को याद रखनी है कोई बात। अच्छा, एवरीवन ऑन बोर्ड? यहाँ पे किसी को कोई मसला तो नहीं है? सबको समझ आ गई यहाँ पे? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो पूछ लो। से यस इफ यू अंडरस्टैंड। फातिमा दिल मोहम्मद आपको समझ आ रही है? हानिया इजाज आपको समझ आ रही है? उज़मा महानूर, महानूर जफर तुम्हें समझ आ रही है? उज़मा, उज़मा कयूम, मिशाल को आ रही है, ठीक है। मुनज़्ज़ा करीम आपको समझ आ रही है? गुड, परफेक्ट। मरियम बता दो मुझे आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? माम फातिमा, माम महमूद, हानिया जाज, डेल जो है वो बता दे कि उसको आ रही कि नहीं आ रही। पीस को समझ आ रही है? वेरी गुड पीस। ये जो पीस, नूर खालिद और स्टे एट होम है, ये बड़े अच्छे कंट्रीब्यूटर्स हैं हमारे माशाल्लाह से। दे ऑलवेज कंट्रीब्यूट गुड थिंग्स टू द लेक्चर। चलो भी आगे चलते हैं। और माह महमूद भी, गुड क्वेश्चंस। अच्छा, प्राइमरी एम्बोलिज्म। प्राइमरी एम्बोलिज्म बेसिकली जो आपने टॉपिक पढ़ना है वो आपने पढ़ना है कैप्टन से। प्लीज डेविडसन मत खोलना, डेविडसन बकवास है। डेविडसन पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए अच्छी नहीं लिखी हुई। यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है? तो आपने बेसिकली कैप्टन से करना है, सही है? तो दिस इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस के यू हैव टू डू दिस फ्रॉम कैप्टन। मैं एक चीज जरा कर लूं, आई एम गोइंग टू चेंज द मेंटी स्क्रीन अ बिट, और फिर हम आते हैं वापस। यहाँ तक सबको समझ आ गई होपफुली, एंड वी आर गोइंग टू डू इट आगे। अच्छा, ये जो है ये कैप्टन से करना है याद से, दिस इज इंपॉर्टेंट, और याद से कर लेना ये प्लीज। अब पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर आपको क्या क्या चीज आती है? पहले तो याद करो हमेशा कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म की टाइप है अक्यूट मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म, फिर अक्यूट स्मॉल एंड मीडियम पल्मोनरी एम्बोलिज्म, या क्रोनिक है। इसको हम डिवाइड करते हैं दो चीजों में, अक्यूट होगा या क्रोनिक होगा, ठीक है? अक्यूट और क्रोनिक में से जो अक्यूट वाला है उसमें बेसिकली आइदर इट्स गोइंग टू बी मैसिव और इट इज गोइंग टू बी स्मॉल और मीडियम साइज्ड, और जो क्रॉनिक वाला है वो बेसिकली लंबे अरसे की कोई हिस्ट्री होगी उसके अंदर, सही है? अब आमतौर पे यूजुअली क्या होता है कि जब भी आपके पास पेशेंट आता है एक्सरे के साथ, तो आमतौर पर उसका एक्सरे ठीक होगा अगर उसको अक्यूट पीई हुआ है। ये याद रखना, इफ अ पेशेंट इज कमिंग टू यू विथ टेकिपनिया, with sudden onset of breathlessness, sudden dyspnea और tachycardia, और उसके लंग्स क्लियर हैं और उसके अंदर साइड रेस्पिरेटरी फाइंडिंग्स आ रही है और आपने उसका एक्सरे कराया, उसका लंग्स क्लियर आए हैं, तो आपका शक जाना चाहिए किस चीज के ऊपर? पल्मोनरी एम्बोलिज्म के ऊपर, क्योंकि लंग्स क्लियर होते हैं आमतौर पे, ठीक है? अब चेस्ट एक्सरे में क्या क्या आ सकता है हम उसको फिर भी देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। वी कैन स्टिल सी। हाँ, मैं भेज देता हूँ प्लीज। मैं आप जो एक कैप्टन में इंपॉर्टेंट चीज है ना, आई एम गोइंग टू सेंड दैट, ठीक है? आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज याद करने वाली है ना इसके अंदर, इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर, ये तुम लोग बेशक अगर तुमने डेविडसन से करा तो दिस इज द ओनली थिंग यू शुड नो, और जो इसमें याद करने वाली है ना वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वाली जो चीज है ना वो लिखी हुई है, विच इज के इसमें SiQ3T3 पैटर्न होता है, एंटीरियर टी वेव इन्वर्जन होती है, और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है। ये आपको ECG में नजर आएगा, ये आपके MCQs में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है? अब ये बेसिक डिटेल्स पढ़ लेना, यहाँ से तुमने साइंस और सिम्टम्स ही बेसिकली पढ़ने हैं। सिम्टम्स में वही होगा, फेंटनेस, कोलैप्स, क्रशिंग चेस्ट, सेक्टरल चेस्ट पेन होगी, एप्रीहेंशन, सेवियर डिस्निया। अक्यूट स्मॉल में हिमोप्टिसिस हो सकता है, एक्स्ट्रा चीज, प्लूरेटिक चेस्ट पेन हो सकता है, और क्रॉनिक टी में एक्सर्शन डिस्निया होगा, और ये सारी चीजें होंगी। इनके बीच में डिफरेंशिएट करना है तो कर लो, कोई पूछेगा नहीं खास। और एबीजीज देख लो, उसमें PaO2 और PaCO2 बेसिकली रिड्यूस्ड होती है, दैट इज इट। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो याद करने वाली है ना, वो जो ब्लैक के अंदर मैंने इनक्लोज किया हुआ है ना, SiQ3T3, एंटीरियर टी वेव इन्वर्जन और RBB, ये ECG के ऊपर फाइंडिंग है, दिस इज स्पेसिफिक ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है? तो ये याद रखना। आगे चलते हैं, ठीक है? सॉरी, ये मेरे ख्याल से इंटरनेट कनेक्शन का कोई मसला हुआ था बीच में। अच्छा, आगे चलते हैं।
अब जो चीजें आपको याद रखनी है ना, जो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, एक तो वो ये है कि जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, जब भी उसका पेशेंट आएगा ना, तो वो किस तरह प्रेजेंट करेगा। उसको सडन डिस्निया होगा, ठीक है, क्योंकि डीवीटी की हिस्ट्री आमतौर पे कॉमन होती है, तो थाई और काफ स्वेलिंग भी हो सकती है पेशेंट में। प्लूरेटिक चेस्ट पेन होगा, हेमोप्टिसिस होगा अगर उसको इन्फाक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन के सिम्टम्स हो जाएंगे, P2 रेज्ड होगा, जो सेकंड हार्ट साउंड है वो रेज्ड होगा, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगा और टेकिकार्डिया होगा पेशेंट को। अब हेमोप्टिसिस कभी कभार क्यों होता है, हमेशा क्यों नहीं होता, अब ये चीज हम डिस्कस करते हैं। ये पांचों पॉइंट्स याद कर लो, और अब हम करेंगे कि डिस्कस कि इन्फाक्शन के हेमोप्टिसिस हमेशा क्यों नहीं होता। उसकी वजह ये है कि लंग इज सप्लाइड बाय द पल्मोनरी एंड द ब्रोंकियस सर्किट। जहां पर अगर आपका ब्रोंकियस सर्किट वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा और एक सर्किट काम कर रहा है और प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली ब्लड, और वहां पे इन्फाक्शन नहीं हुआ, तो ब्लड नहीं आएगा। लेकिन अगर एक ऐसी जगह जो वाटरशेड एरिया फॉर एग्जांपल, जहां पे दोनों कब आना ब्लड कॉम्प्रोमाइज हुआ है और बेसिकली वो एरिया इन्फाक्ट हो गया है, ओनली देन द पेशेंट इज गोइंग टू कम विद हेमोप्टिसिस। और बेसिकली ये होता है अक्यूट जो मीडियम और स्मॉल साइज पल्मोनरी एम्बोलिज्म होते हैं उसके अंदर, ठीक है। ये क्लिनिकल फीचर्स हैं इसके, मेजर क्लिनिकल फीचर्स इस तरह के होंगे। सडन डिस्निया याद रखना, चेस्ट पेन, क्रशिंग चेस्ट पेन, प्लूरेटिक चेस्ट पेन याद रखना, और काफ स्वेलिंग के साथ में हिस्ट्री दी हुई होगी, ठीक है। अब जो याद रखने वाली चीज है ना, जो डेविडसन के अंदर नहीं दी हुई, वो है वेल्स क्राइटेरिया। वेल्स क्राइटेरिया को एज इट इज तुम्हें याद नहीं करना, बस तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि वेल्स क्राइटेरिया इज बेसिकली अ स्कोर विच यू यूज के पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म के का रिस्क है कि नहीं, प्रोबेबिलिटी कितनी है कि उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा कि नहीं होगा। इसका स्कोर याद मत करो, ये कोई पूछेगा नहीं, कोई बहुत ही अगर बहुत ही बुरा क्वेश्चन हुआ तो फिर पूछ लेंगे, वरना यूजुअली नहीं पूछते, ठीक है। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वेल्स क्लिनिकल प्रिडिक्शन रूल है जो हम यूज करते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर। ये डेविडसन के अंदर बात नहीं लिखी हुई, दिस इज रिटन इन बेसिकली योर कैप्टन एंड योर स्टेप अप बोथ, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको याद नहीं करना पूरे को, आगे चलते हैं। अब जब सस्पेक्टेड पेशेंट आता है ना, तो हम देखते हैं कि पहले उसकी हीमोडायनामिक स्टेबिलिटी है कि नहीं है। आमतौर पे ये मैंने तुम्हें हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी वाला पेशेंट का दिखाया कि हम उसकी कैसे करेंगे, उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसे करेंगे। बाकी मुझे हीमोडायनामिक स्टेबिलिटी वाला मिला नहीं था, वो तुम लोग देख लेना कि क्या। लेकिन यू नीड टू नो कि हीमोडायनामिकली अगर वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो उसकी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दोनों की डिफरेंट होगी। इस चीज को देखना बहुत जरूरी होता है कि पेशेंट इज स्टेबल और नॉट। हेमोडायनामिक स्टेबिलिटी हम देखते हैं उसके ब्लड प्रेशर से, उसके पल्स रेट से, और इन सब चीजों से, और उसके बेसिकली बाकी क्लिनिकल साइंस के बेसिस के ऊपर, ठीक है। अगर आपके पास पेशेंट आता है विदाउट हेमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी, मतलब कि वो स्टेबल पेशेंट है, ठीक है, उसको हेमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी नहीं है, तो आपने उसका रिस्क असेसमेंट करना है सबसे पहले। रिस्क असेसमेंट किस लिए करोगे, प्रिडिक्शन रूल की तरह। वेल्स क्राइटेरिया लगाया तुमने, ठीक है। वेल्स क्राइटेरिया लगा के तुम देखोगे कि या इसको लो प्रोबेबिलिटी है या हाई प्रोबेबिलिटी है। अगर लो प्रोबेबिलिटी तो डी डायमर टेस्ट करा लो फटाफट। अगर हाई प्रोबेबिलिटी तो डायरेक्ट सीटीपी है, सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राम कहते हैं उसको, ठीक है। सीटीपीए के बेस पे अगर पीए कंफर्म्ड है तो ट्रीटमेंट कर लो, अगर नहीं है तो फिर ना करो ट्रीटमेंट और फर्दर इन्वेस्टिगेट कर दो। लेकिन जो पेशेंट जिसका लोअर इंटरमीडिएट है, मतलब उसका 6 से स्कोर कम है या 2 से स्कोर कम है, ठीक है, 6 से बेसिकली इंटरमीडिएट वाले का कम होता है और 2 से बेसिकली लो वाले का कम होता है, तो उसका डी डायमर टेस्ट कराओ। अगर वो पॉजिटिव है तो सीटीपीए कराओ, अगर वो नेगेटिव है तो फिर नो ट्रीटमेंट। ये एल्गोरिदम है, इसको देख लो। जो अगर आपका पेशेंट आता है ना पीए वाला, जो हेमोडायनेमिकली इंस्टेबल होता है, तो आप उसके लिए ज्यादातर इन्वेसिव प्रोसीजर्स करते हो और फटाफट चीजें करते हो। सीटीपी आप यूजुअली करा लेते हो फटाफट, पहले उसको स्टेबलाइज करते हो और फिर उसका सीटीपीए कराते हो आमतौर पे, अगर वो हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल आए तो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन्वेस्टिगेशंस क्या करनी है। मुझसे किसी ने स्टे एट होम ने ही पूछा था कि हैम्पटन हम्प और वेस्टर्न मार्क साइन आप समझा दीजिएगा, ठीक है। तो चेस्ट एक्सरे में आपकी इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीजें आएंगी। चेस्ट एक्सरे में पहले याद कर लो कि हैम्पटन हम्प और वेस्टर्न मार्क साइन नजर आएगा, ठीक है। नंबर 2 आपको ईसीजी कराएंगे, तो ईसीजी में SIQ3T3 पैटर्न आएगा, एंटीरियर टी वेव इन्वर्जन आएगी, और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक आएगा, ठीक है। एवीजीज करा लोगे, उसमें PaCO2 और PaO2 दोनों कम आएंगी। डी डायमर कराओगे, रेज्ड आएगा।
जो CTPA है वो फर्स्ट लाइन डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, आमतौर पे फर्स्ट लाइन डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। अब CTPA ने आजकल के जमाने में वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन, VQ स्कैन को रिप्लेस कर दिया क्योंकि ये ज्यादा आसान है। लेकिन अगर पेशेंट को रीनल इंपेयरमेंट है और आप उसको कॉन्ट्रास्ट नहीं दे सकते, तो फिर आप उसका VQ स्कैन करा लोगे, ठीक है। साथ में जो सपोर्टिव डायग्नोसिस है वो कलर डॉपलर ऑफ लेग कराओगे, और 8 पे लिखा हुआ है पल्मोनरी एंजियोग्राम, जो अभी तक गोल्ड स्टैंडर्ड है पल्मोनरी एम्बोलिज्म को रूल आउट करने के लिए। इन्वेस्टिगेशंस पढ़ लो, आई होप तुम लोगों को याद हो जाएंगी यहाँ पे कि कौन सी गोल्ड स्टैंडर्ड है, कौन सी फर्स्ट लाइन डायग्नोस्टिक है। चेस्ट एक्सरे पे हैम्पटन हम्प, वेस्टर्न मार्क साइन नजर आएगा, ये भी एक दफा पढ़ लो, ठीक है। आई एम गोइंग टू गिव यू 1 मिनट बिकॉज यू नीड 30 सेकंड्स ताकि तुम लोगों को ये याद हो जाए। फिर आई एम गोइंग टू टेल यू कि वेस्टर्न मार्क साइन और हैम्पटन हम्प में क्या फर्क होता है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले आप। अच्छा, महा महमूद पूछ रही है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट लाइन डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड अ डिफरेंस बिटवीन द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट इज दैट टेस्ट व्हिच टेल्स यू कि भाई पक्का सीन है, भाई ये तो 100% ही इसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। लेकिन फर्स्ट लाइन डायग्नोस्टिक टेस्ट इज नॉट 100% सेंसिटिव, ठीक है। वो 100% सेंसिटिव नहीं होगा फर्स्ट लाइन डायग्नोस्टिक टेस्ट, मगर इट इज अ टेस्ट जो आप इजीली सबसे पहले कर सकते हो, बिकॉज उसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी बाकी जो पहले टेस्ट कर सकते हो उन सबसे बेहतर है। यहां तक सबको समझ आ गई? महा आपको समझ आ गई कि गोल्ड स्टैंडर्ड और फर्स्ट लाइन डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या फर्क है? First line diagnostic is a very good option for you because it's better than other tests which can be done immediately. और गोल्ड स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल डिफरेंशिएट कर देगा, क्योंकि आप गोल्ड स्टैंडर्ड मुश्किल होता है ना। पल्मोनरी एंजियोग्राम तुम किसका कराओगी? एक पेशेंट मर जाएगा अगर उसके पल्मोनरी एंजियोग्राम के लिए तुम उसकी प्रेपरेशन कराओगे। पेशेंट ने उस वक्त आधे घंटे में तो पल्मोनरी एंजियोग्राम की प्रेपरेशन होनी है उसकी। जब तक प्रेपरेशन करोगे वो पेशेंट की डेथ हो चुकी होगी तब तक, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं चेस्ट एक्सरे की बात बताता हूँ कि हैम्पटन हम्प और वेस्टर्न मार्क साइन क्या होता है। जो वेस्टर्न मार्क साइन है ना, उसमें ये होता है कि जहां पर एम्बोलिज्म फंसा है ना, ये पता होना जरूरी नहीं, लेकिन मैं स्टे एट होम केयर से बता रहा हूँ क्योंकि उसने मुझसे पहले भी पूछी थी ये बात। वेस्टर्न मार्क साइन में ये होता है कि जहां पर आपका एम्बोलिज्म पड़ा है ना, जो उसके आगे वाली जो आर्टरीज है ना, वो सारी उनकी विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी, विच इज अंडरस्टैंडेबल। और इस चेस्ट एक्सरे पे थोड़ी बहुत वो जो प्रूनिंग वाली बात हमने की थी ना डिस्कस पल्मोनरी हाइपरटेंशन में, जिसमें ज्यादा हो रही थी और आपको नजर ज्यादा आ रही थी, वेस्टर्न मार्क साइन में उसका ऑपोजिट हो जाता है। जहां पे एम्बोलिज्म फंसा है ना, वहां पे बिल्कुल कट पड़ जाएगा और उसके आगे बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी वो सारी एरिया, मतलब कि बिल्कुल डल हो जाएगी, नजर ही नहीं आएगा कि कोई साइन है उसका, ठीक है। हैम्पटन हब पे क्या होता है कि एक इन्फिल्ट्रेट बन जाता है। और इन्फिल्ट्रेशन ये क्यों होते हैं? इन्फिल्ट्रेट्स बेसिकली तब बनते हैं जब आपको इन्फाक्शन हो जाती है और वो टिश्यू डेड हो जाता है, ठीक है। जब वो टिश्यू डेड होगा ना, तो बेसिकली डायाफ्राम का जो एरिया ना, जो डिस्टल एरिया, जो पेरिफेरल एरिया, जहां पे ब्लड आमतौर पे नहीं पहुंचता दोनों ब्रोंकियल और दोनों पल्मोनरी सर्किट की वजह से, तो वो वाला एरिया आमतौर पे डेड हो जाता है। जब वो डेड होता है ना, तो एक वेज शेप किस्म का एक इन्फिल्ट्रेट बन जाता है, डायाफ्राम के ऊपर नजर आएगा वो, उसको हम हैम्पटन हम कहते हैं। स्टे एट होम आपको समझ आ गई ये वाली बात? चलो गुड है, समझ आ गई। दिस इज गुड। आगे चलते हैं। अब ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? एक दफा इनको देख लो, सिर्फ हेपरिन दोगे, वार्फरिन दोगे, ग्रीनफील्ड फिल्टर दोगे, प्रोफाइलैक्सिस दोगे, थ्रोम्बोलिटिक्स दोगे, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स दोगे। अभी इनकी हम क्राइटेरिया देखते हैं कि हमने कैसे करना है इसको ट्रीट, सही है। अब हेपरिन क्या साथ आप सब लोगों को याद होना चाहिए कि हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। इसके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं, ये मैं डिटेल में नहीं करूंगा क्योंकि ये फार्मा वाली बातें हैं। वार्फरिन के साथ वार्फरिन स्किन नेक्रोसिस होती है, तुम्हें पता होनी चाहिए, इसके अंदर क्वेश्चन आ सकता है तुम लोगों का, ठीक है। ग्रीन फील्ड फिल्टर बेसिकली आप इंफीरियर वेना कैवा के अंदर रखते हो ताकि जो एम्बोलिज्म है वो ऊपर ही ना आ सके, बिकॉज आपने एक छन्नी रख दी, जिस तरह आप चाय की पत्ती निकालते हो ना चाय के अंदर से, उस तरह आपने ग्रीन फील्ड फिल्टर रख दिया ताकि वो छन्नी के अंदर से गुजरते हुए ना पत्ती या फिर एम्बुलेंस ना रुक जाए, ऊपर जाए ना, ठीक है। थ्रोम्बोलिटिक्स देते हो, प्रोफाइलैक्सिस देते हो, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स आप बेसिकली टीवीटी को ट्रीट करने के लिए देते हो। ये 6 ट्रीटमेंट्स हैं
अब हम देखते हैं इनका एल्गोरिदम क्या है कि ट्रीटमेंट किस तरह प्रोग्रेस करनी है और कैसे करनी है। यहाँ तक सबको समझ आ गई है? एल्गोरिदम पे चले, से यस इफ यू अंडरस्टैंड। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, अगर कोई रिपीट करना है तो वो भी पूछ लो। इफ यू वांट मी टू रिपीट आई कैन रिपीट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब तरीका क्या है ट्रीटमेंट करने का? इसमें हम दो चीजें देखेंगे, याद रखना। हेमोडायनामिक स्टेबिलिटी देखेंगे और देखेंगे कि एंटीकोगुलेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि नहीं है। ठीक है, अगर हमारे पास पेशेंट आता है हेमोडायनामिकली स्टेबल पेशेंट, ये वाला पेशेंट, ठीक है, और उसके अंदर एंटीकोगुलेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, आप नहीं कर सकते, तो आप फटाफट उसको इंफीरियर वेना कैवा फिल्टर लगा दोगे। लेकिन अगर आप कर सकते हो, क्या कहते हैं, उसके अंदर कोगुलेशन कर सकते हो, एंटीकोगुलेशन उसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है, तो आपने आईवी या फिर लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देनी है ओरल। ठीक है, देनी है साथ में, और ओरल एंटीकोगुलेट वार्फरिन देना है 5 से 7 डेज तक। ठीक है, और फिर ओरल एंटीकोगुलेशन जो वार्फरिन है उसको 6 महीने तक आपने उसको कंटिन्यू करना है पेशेंट के अंदर। ये कैप्टन से मैंने पिक्चर ली है, इसको मैंने बहुत रूथलेसली किस्म का एडिट किया है, तो आई एम सॉरी कि अगर किसी को समझ नहीं आ रही। अगर पेशेंट हेमोडायनामिकली अनस्टेबल है, एंटीकोगुलेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो फटाफट पल्मोनरी एम्बोलेक्टमी करो, खोलो पल्मोनरी आर्टरी, उसके अंदर से एम्बुलेंस को खींच के बाहर निकाल लो। ठीक है, और साथ में वहां पे इंफीरियर वेना कैवा फिल्टर लगा दो। सही है, और अगर वो उसमें कोगुलेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है और वो फिर भी हेमोडायनामिकली अनस्टेबल है, तो गो फॉर थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी, जिसमें स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस और इस तरह की चीजें आती हैं। ठीक है, तो ये वाला, यही चीज आपने लिख के आनी है पर्मरिज्म की, अगर ट्रीटमेंट पूछी पर्मरी एम्बोलिज्म की। और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डिटेल्स दी हुई है कैप्टन में, वो कैप्टन से पढ़नी है, डेविडसन से मत पढ़ो, डेविडसन में इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ। ठीक है, आई थिंक दिस इज ऑल फॉर पर्मरी एम्बोलिज्म। अब जाओ मेंटी पे, मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ तुम लोग का। मेंटी पे जाओ और इस क्वेश्चन का आंसर दो। थ्री 91690। दो लोगों ने आंसर किया है, आंसर करें प्लीज। 391690 पे जाएं। ये आज का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ट्वेंटी वन लोगों ने आंसर किया है। आई नीड 30 पीपल टू आंसर इट, ताकि हम वी कैन गो ऑन। थ्री 91690 है इसका कोड, 391690 याद रखो। तो वी हैव 29 पीपल, वी नीड वन मोर पीपल पर्सन टू आंसर। ये आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर करे एक बंदा। ऐसे जैसे 30 लोग आंसर करेंगे तो आई एम गोइंग टू गो ऑन। और मुझे लगता है कि यहाँ पे आंसर करना बंद कर दिया लोगों ने। 30, चलो लेट्स गो। कैन यू सी द स्क्रीन एवरीवन? आई थिंक यू कैन। इसका आंसर CTPA है, जिसने स्टार्ट एंटीकोगुलेशन की है। उसको मैं बता दूं कि आप सिर्फ डी डाइमर रेज्ड के ऊपर डी कभी भी स्टार्ट नहीं करते। डी डाइमर रेज्ड है तो आप CTPA कराते हो। इसका डी डाइमर रेज्ड है, आमतौर पे 0.5 वैल्यू होती है मिलीग्राम पर डेसीलीटर पर लीटर, मुझे इसी तरह याद नहीं है, लेकिन इसका डी डाइमर रेज्ड है। और इसकी जो हिस्ट्री है
वो ये है कि वो काफी देर तक एयर ट्रैवल किया हुआ है। जो ट्रैवल बाय एयर होता है ना, बेसिकली वो डीवीटी वाली आंटियों के अंदर होता है, और ना खासतौर पे आंटियों में मीनोपॉज खवातीन में होता है। जो औरतें ओसीपीज देती है उनमें बहुत ज्यादा कॉमन होती है ये चीज कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म डीवीटी वजह से हो जाएगा। और कैंसरस पेशेंट्स के अंदर भी होता है कॉमन, जरा जो लेटे रहते हैं। तो इस तरह की चीजें वो देंगी। ओसीपीज ले रही थी, कैंसर की हिस्ट्री थी, रिसेंटली कोई सर्जरी हुई थी, या फिर बेड रिडन थी, इस तरह की चीजें बताएगा वो पेशेंट। स्टे एट होम कहाँ पे लिखा हुआ है ये? इट्स रिटन that all patients should be started on anticoagulation therapy while you wait for diagnostic tests। ठीक है, स्टे एट होम ने हमें कोई नई बात बताई है, इसको मैं जरा देख लेता हूँ। यही तो मसला है हमारी माशाल्लाह से यूएचएस का और हमारी बुक्स का। आई वॉन्ट एवरी वन टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है? क्योंकि स्टे एट होम ने हमें फिर से एक वैल्यूएबल बात बताई है कि वी शुड स्टार्ट ट्रीटमेंट एज सुन एज वी, जब जैसे ही हमें शक होता है तो हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। एंटीकोगुलेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब इस चीज को आप लोग देख लो एक दफा, ठीक है? इसको मैंने डिटेल में इतना नहीं पढ़ा हुआ, तो मुझे ये चीज मिल भी नहीं रही जो स्टेट होम हमें बता रहा है बात। ऐसा करो कि यू शुड मेक श्योर दैट यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, और जो जो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है वो मुझे अपने वर्डिट के साथ मैसेज कर दे, एंड देन वी आर गोइंग टू डिसाइड कि इसका आंसर क्या है। जो यूएचएस के आंसर है दैट इज बेसिकली सीटीपी है। जो यूएचएस का आंसर है दैट इज बेसिकली सीटीपी है, जो उन्होंने हमें बताया हुआ है। रमीशा नसीर ने हमें आगे यार देखो, क्लिनिकल प्रैक्टिस तो प्रॉब्लम है माहीन की। क्लिनिकल प्रैक्टिस में ना प्रॉब्लम ये होता है, रमीशा नसीर ने हमें बताया कि बट व्हाट इफ एंटीकोगुलेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। हाँ, ये आपका पॉइंट ठीक है कि अगर आपको पता ही नहीं कि उसमें एंटीकोगुलेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे? तब तो आपने वही करनी है ना कि आईवीसी फिल्टर लगाओगे या फिर एम्बोलेक्टमी करोगे। माहीन, आपका जो क्वेश्चन है कि कंफर्म फ्रॉम समवन हु इज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, लेट मी टेल यू वन थिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। एक क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो आप चीजें करते हो दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज रिटन इन डेविडसन एंड व्हाट इज रिटन इन योर बुक्स। क्योंकि जो पाकिस्तानी क्लिनिकल प्रैक्टिस है दैट गोज इन अ वेरी डिफरेंट वे, ठीक है? इट गोज इन अ वेरी डिफरेंट वे। सो क्लिनिकल प्रैक्टिस वाला तो आपको वही आंसर बताएगा जो वो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कर रहा है, बेशक वो आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम के मुताबिक गलत हो। तो you have to focus on what is relevant to your exam. So basically consult your books और international guidelines जो basically रिसर्च की बेसिस पे ये लोग बनाकर उनको लिख कर करते हैं ना, उनकी बेसिस पे हम आंसर देते हैं इन क्वेश्चंस का, not on clinical practice which is based on in Pakistan which is based on practice and based on experience and not more on evidence, ठीक है? तो this is the answer to your question माहीन। अच्छा वैलिड क्वेश्चन था, वेरी गुड। ये स्टे एट होम जो भी बच्चा है ना, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे वजह से ना क्लास की वैल्यू बहुत बढ़ती है। आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू इन द क्लास, ठीक है? अब आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का मुझे वर्डिक्ट जो जो ढूंढ के दे सकते हैं दे दे। ये जल्दी से हम खत्म करेंगे यार, तुम लोग का टाइम ज्यादा हो गया है, 42 हो गए हैं। आई हैव 5 मिनट्स टू टेल यू दिस ऑल। आई एम गोइंग टू मेक दिस फनी नाउ। अब मैं एम्बैरेस करने वाला हूँ अपने आप को, तो तुम लोग तैयार हो जाओ। प्राइमरी फंक्शन टेस्ट कैसे करते हैं? स्पायरोमीट्री से करते हैं और पीक फ्लो मीटर से करते हैं, ठीक है? ये याद रखना, दो चीजों से करते हैं आमतौर पर। अब जो चीजें ये मेजर नहीं कर सकता वो बेसिकली 1 वॉल्यूम है और 2 कैपेसिटीज हैं। जो वॉल्यूम ही मेजर नहीं कर सकता दैट इज कॉल्ड दी रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है? रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं मेजर कर सकता आपका स्पायरोमीटर और ना ही आपकी क्या कहते हैं वो पीक फ्लोमीटर। और जो दो कैपेसिटीज हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं रेजिडुअल वॉल्यूम के अंदर, वो भी मेजर नहीं होती, जिसके अंदर टोटल लंग कैपेसिटी आती है और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आती है। अभी हम इन चीजों को डिस्कस करते हैं। अमीन, तुम्हें समझ आ रही है यहाँ तक? आमना मुश्ताक, अक्सर मुकद्दस, जवेरिया हाशमी, मिशाल, मुनज़्ज़ा, पीस, रमीशा,
सरफशाह, नूर खालिद, सबको समझ आ रही है यहाँ तक? कोई मसला तो नहीं है? अगर कोई मसला है तो मुझसे पूछ लो, ठीक है? तो ये सब चीजें जो है ना कि क्या क्या मेजर नहीं कर सकता, ये पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है और तुम लोग को आना चाहिए कि व्हाट इट कैन नॉट मेजर एंड व्हाट इट कैन मेजर, ये क्वेश्चन में आ सकता है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं करेगा मेजर, और जो उसके साथ कैपेसिटीज रिलेटेड है वो नहीं करेगा मेजर। हमने पढ़ना कैसे है? नाउ आई एम गोइंग टू एम्बैरस माई सेल्फ अ बिट। इस तरह की आपकी आती है, क्या कहते हैं, उसके अंदर स्पायरोमेट्री ऐसे बन के आती है। अब हमने इनके बीच में डिफरेंशिएट कैसे करना है, तो वी आर गोइंग टू डू टाइडल वॉल्यूम फर्स्ट। अब नाउ रिमेंबर कि टाइडल वॉल्यूम कैसे है, कि जैसे कि चांद निकला हुआ है और ऊपर से रात हुई हुई है, और आम जो सी है उसकी टाइड्स ऊपर हो रही है, नीचे हो रही है, टाइडल अप टाइडल डाउन, टाइडल अप टाइडल डाउन, बहुत आराम और सुकून का माहौल है, कोई एक्सर्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इट्स मोर लाइक टाइडल इन टाइडल आउट, मतलब कि गैस इन गैस आउट, आराम आराम से सब कुछ हो रहा है। तो इट्स मोर लाइक 500 इन 500 आउट, ठीक है, 500 इन 500 आउट। हाँ, समझ आ रही है सबको? दिस इज बेसिकली टाइडल वॉल्यूम व्हिच यू गोइंग टू मेजर, 500 इन 500 आउट। हाँ, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू गो टू एन अदर वॉल्यूम। अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? अब मैंने टाइडल वॉल्यूम अंदर ले लिया, टाइडल वॉल्यूम इन 500 ml इन। अब मैंने और सांस खींचना है अंदर, आई वांट टू टेक इट मोर टू माय कैपेसिटी, फुल हो गया हूं मैं बिल्कुल। अब दिस इज माय इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फुल हो गया मैं, ठीक है। नाउ अब मैंने उसके ऊपर स्पायरोमीटर के ऊपर देख लिया अपनी वैल्यू, ठीक है। सो बेसिकली टाइडल वॉल्यूम इज टाइडल इन 500 ml in 500 ml आउट। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज बेसिकली, आपने टाइडल वॉल्यूम ऑलरेडी अंदर ले लिया है 500 ml in, अब आप इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अंदर लोगे, एंड तक ले लिया, ठीक है। तो दिस इज योर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझ आ रही है? टाइडल वॉल्यूम लेने के बाद जो आप एक्स्ट्रा चीजें ले सकते हो ना अंदर अपने सांस के अंदर, दैट इज बेसिकली इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आई एम सॉरी, आई एम गोइंग टू मेक दिस सो मच ड्यूबियस एंड एम्बैरेसिंग कि तुम लोग हंस के बुरा हाल हो जाएगा तुम लोग का, स्पेशली द बॉयज। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? नाउ यू टेक आउट योर टाइडल वॉल्यूम, नाउ यू टेक आउट एक्स्ट्रा गैस फ्रॉम योर लंग्स, सारी निकाल दी गैस, दिस इज योर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अब सारी गैस निकालने के बावजूद भी लंग्स तो वहीं पर है ना, तो जो पीछे बच गया ना एरिया, जो अब मैं स्पायरोमेट्री में मेजर नहीं कर पा रहा, दैट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम, आखिरी वाला, ठीक है। तो आपने टाइडल वॉल्यूम मेजर किया, आपने एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मेजर कर लिया, और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मेजर कर लिया, या आपने सब कुछ मेजर कर लिया इससे, ठीक है। अब हम चलते हैं कि वाइटल कैपेसिटी क्या है। अब वाइटल कैपेसिटी मैंने कैसे करनी है? अब मैं क्या हूँ, मैंने स्पायरोमीटर हाथ में पकड़ा है, और मैंने क्या किया है कि मैंने स्पायरोमीटर हाथ में पकड़ने से पहले मैंने क्या किया, मैंने पूरा पहले मैंने टाइडल वॉल्यूम अंदर लिया 500 ml इन, अब मैंने इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अंदर लिया पूरा का पूरा, अब मैंने वाइटल कैपेसिटी के लिए स्पायरोमीटर में मुंह मारा, और मैंने सारी गैस निकाल दी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तक, सारी की सारी निकल गई, ठीक है। दिस इज योर वाइटल कैपेसिटी, सारी गैस अंदर लेके लंग्स भर कर, देन यू कंप्लीटली एक्सेल इट आउट टिल द एंड ऑफ योर कैपेसिटी, दैट इज वाइटल कैपेसिटी। महा महमूद क्वेश्चन है, हाउ डू यू मेजर रेजिडुअल वॉल्यूम? रेजिडुअल वॉल्यूम मेजर करने के तरीके होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड के थ्रू आप करते हो, आप हीलियम डाइल्यूशन मेथड यूज करते हो, और कोई प्लेथिस्मोग्राफी भी कुछ होता है उसके थ्रू भी आप मेजर करते हो, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट इन योर केस, ठीक है, याद ना करो इसको, ठीक है। तो बेसिकली स्पायरोमेट्री क्या मेजर कर रही है? नंबर 1, इसने मेजर कर दिया आपके लिए टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कर लिया मेजर, फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मेजर कर लिया, फिर उसने वाइटल कैपेसिटी मेजर कर ली। अब उसने क्या क्या मेजर नहीं किया? रेजिडुअल वॉल्यूम मेजर नहीं किया। रेजिडुअल वॉल्यूम के साथ दो जो एसोसिएटेड कैपेसिटीज थी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी, ये भी उसने मेजर नहीं की। समझ आ गई है सबको? टुडे वी आर गोइंग टू एंड द लेक्चर हियर, एंड दैट्स इट, वी कैन नॉट गो एनी फर्दर। अगर किसी को समझ नहीं आई तो मुझसे सवाल पूछते, आई एम रेडी टू एम्बैरस माई सेल्फ अगेन, बिकॉज दिस इज द ओनली वे आई कुड मेक श्योर कि तुम लोगों को समझ आए, क्योंकि ये आमतौर पे फजूल कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता लोगों को। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले, इफ यू वांट मी टू एम्बैरस माई सेल्फ अगेन।
ठीक है, you guys are free to leave today. तुम लोगों के पास I think we are done with the class. हम 3 मिनट ऊपर है क्लास के टाइम से, यूजुअल टाइम से. I'm sorry for taking 3 minutes extra. Make sure you go and give your charity. हर क्लास की एक चैरिटी है. आज हमने 7 लेक्चर्स हो गए हमारे, तो you have 7 charity upon your shoulders. नूर खालिद, what is the difference between CTPA and PA other than that using CT for angiography? दोनों में इमेजिंग ही नहीं कर रहे थे फॉर वेसल्स. पल्मोनरी एंजियोग्राम में बेसिकली आप क्या करते हो कि आप पूरा कैथेटर अंदर डालते हो और उसको विजुअलाइज करते हो वीडियो कैमरा के थ्रू. जो सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राम है ना, उसके अंदर आप क्या करोगे कि आप कैथेटर एक जगह से डालोगे, कॉन्ट्रास्ट डालोगे अंदर, और ऊपर से रेडियोग्राफिकली उसकी इमेजिंग करोगे और आप देख सकते हो. पल्मोनरी एंजियोग्राम में आप बेसिकली कैमरा के थ्रू देख रहे हो. दैट इज द डिफरेंस. दोनों में इमेजिंग नहीं होती. एक में आपकी कॉन्ट्रास्ट होता है यूज और एक में कॉन्ट्रास्ट नहीं होता यूज. और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो. आई एम हियर. डू योर चैरिटी प्लीज, फॉर गॉड सेक्स डू योर चैरिटी. कुछ भी कर देना जाके, ठीक है. मेक श्योर चैरिटी करना जरूरी है. इट्स कंपल्सरी ऑन एवरीवन. जो लेक्चर लिया है उसके बदले में चैरिटी करना जरूरी है. मेक श्योर यू डू इट. वीक्यू स्कैन में प्रॉब्लम क्या थी? वीक्यू स्कैन वाला ये पॉइंट था जवेरिया, मैं आपको बताता हूँ. या पेशेंट का ना, पहले तो ये था ना कि आप आमतौर पे ये करते थे कि आप वीक्यू स्कैन कराते थे पेशेंट का. लेकिन जब सीटीपीए आया ना, तो इन्होंने कहा कि ओ शिट, सीटीपीए ज्यादा बेहतर है, हमें सीटीपीए कराना चाहिए पेशेंट का. तो हमने सीटीपीए कराना शुरू कर दिया. लेकिन सीटीपीए का जो ड्रॉबैक था ना, वो ये था कि हमने ना रेडियो कॉन्ट्रास्ट डाई डालना होता था पेशेंट के अंदर. अब रेडियो कॉन्ट्रास्ट डाई का मसला ये होता है कि कुछ लोगों की किडनीज उसको एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकती और वो अक्यूमुलेट होता है बॉडी में और वो टॉक्सिसिटी कॉज कर देता है. ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए व्हाट वी डू इज कि हम वीक्यू स्कैन करा लेते हैं, ताकि क्योंकि उसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उसकी रीनल इंपेयरमेंट है, उसका जीएफआर ठीक नहीं है और ये सारे मसले हैं. ठीक है, अगर पेशेंट आ रहा है ना हिस्ट्री के साथ कि उसको कोई रीनल डिजीज थी या किडनी डिजीज थी, या उसकी कोई रिपोर्ट तुम्हें मिलती है कि उसके पास्ट में कोई मसला रहा है रीनल, तो तुम कोशिश करोगे तुम उसका वीक्यू स्कैन करा लो, या उससे हिस्ट्री में पूछ लो कि उससे किडनीज का कोई मसला तो नहीं है, कोई पथरी वगैरह तो नहीं है, कुछ भी नहीं हुई. तो इस चीज के बेसिस पे आप लिख करते हो. अगर आपके पास टाइम है डिसाइड करने के लिए, तो बेस्ट वे इज टू गो फॉर एन आरएफटी. आरएफटी रेडियो कॉन्ट्रास्ट डाई डालने से पहले आप चेक कर लो उसका, और आरएफटी अगर खराब आता है रीनल फंक्शन टेस्ट, तो देन यू गो फॉर वीक्यू स्कैन. अगर रीनल फंक्शन टेस्ट सही आता है तो सीटीपीए करा लो उसका. एनी क्वेश्चंस? आई एम हियर टिल. अमीन, तुम्हारे कोई सवालात तो नहीं है? अगर तुम्हें कोई मसला हो तो मुझसे पूछो. मिशाल दाऊद, इस मिशाल तुम्हारे कोई सवालात हैं तो मुझसे पूछ लो. असल में अमीन और मैं ना, अमीन और मैं वी आर नॉट दैट गुड फ्रेंड्स. मैं तुम्हें ऑनेस्ट बताऊं, हमारी कभी कभार सलाम दुआई होती है, मगर अमीन का नाम ए और ए से स्टार्ट होता है ना, तो इसका नाम हमेशा सबसे ऊपर होता है. तो जब तक ये क्लास में नहीं होता ना, तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा होता है, क्योंकि जो मेरी पार्टिसिपेंट्स की जो, जब मैं पार्टिसिपेंट्स को देख रहा होता है ना, तो अमीन की एक पिक्चर लगी होती है. आई एम सो यूज्ड टू ऑफ सीइंग दैट पिक्चर कि अमीन है क्लास में, ठीक है भाई, सीन ऑन है. तो ना मैं बार बार इसका इसलिए नाम लेता हूँ, वरना कोई ऐसी बात नहीं, कोई फेवरेटिज्म नहीं हो रहा यहाँ पे. हाँ, एंटी कोगुलेंट वाली बात पढ़ लो विशाल. वेरी गुड ऑन यू. I think we are almost done. I'm going to wait till 54, फिर I'm going to go, ताकि मैं अगले की तैयारी करूँ लेक्चर की, जो मैंने 8 बजे देना है. कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें. पीस और स्टे एट होम, तुम लोगों का क्वेश्चन तो नहीं है? तुम लोग अच्छी कंट्रीब्यूशन देते हो. नूर खालिद, तुम भी मुझे बताओ, कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है तुम्हारा कोई? पीस, स्टे एट होम और नूर खालिद, यू गाइस आर माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सिव स्टूडेंट्स. तुम लोग की कंट्रीब्यूशन बहुत मैटर करती है मेरे लिए. तो कीप ऑन डूइंग दिस गुड वर्क. स्टे एट होम, तुम जो बातें पे करते हो
It's very good for me. I love it. ठीक है, गुड सीन है, सही है। जो वो एंटी कोगुलेंट वाली बात है ना, जो क्वेश्चन जिसमें सीटीपी स्टे एट होम ने जो एक पॉइंट रेज किया था, वो अच्छा पॉइंट था। उसके ऊपर सब पढ़ें और मुझे पर्सनल मैसेज कर देना जो भी तुम्हारा वर्डिक्ट हो, ताकि मैं उसको पढ़ लूँ मजीद और हम इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा क्लियर कर लें। ठीक है? I think that's all for today. I'm ready to go. I'll see you soon. I'll see you tomorrow, every one of you. कल हम टेस्ट भी कर लेंगे। और आखिरी चीज ये है कि the last thing is कि अपना ख्याल रखना और प्लीज अपनी चैरिटी कर लेना। अल्लाह हाफिज। Have a good day.